हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहें। तो आज मैंने सिर्फ 5 ही क्वेश्चन लाए हैं। 5 क्वेश्चन के साथ मैंने कुछ जो इसके इम्पोर्टेंट तथ्य थे वो पीडीएफ में इंक्लूड कर दिया, और जो बचे कुछ क्वेश्चन है मैं आज मौखिक पूछने वाली हूँ। मैंने सोचा टाइपिंग करने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि चलो कुछ मौखिक पूछ लेते हैं। 5 टाइपिंग रहेंगे, कुछ मौखिक रहेंगे। कल आपके 125 क्वेश्चन के टेस्ट सीरीज आएंगे, आप ज़रूर देखिएगा। चलिए आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि वस्त्रों का चुनाव करते समय आवश्यक कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला है व्यक्तित्व और त्वचा का रंग, दूसरा है चिकनापन और ठंडापन, और तीसरा है बुनाई एवं घनत्व। तो क्या हो सकता है? तो वस्त्रों का चुनाव करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? वैसे रखना तो बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इसमें 3 ऑप्शन दिए, आप इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या होगा? अच्छा, चलिए, जब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर सोच रहे हैं, इस बीच हम एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। जैसे बच्चों के लिए वस्त्र जो हम लेते हैं, उन कपड़ों में कौन से गुण होने चाहिए? चलिए ऑप्शन दे देते हैं। रिव विव एवं मोटाई, चिकना एवं अधिक सोखने की शक्ति। बी है हाई डेंसिटी एवं लचीलापन। डी है प्लेन एवं बुनाई एवं चिकनापन। तो क्या होगा? बच्चों के वस्त्रों के लिए कपड़ों में निम्न गुण होने चाहिए। तो कौन से गुण होने चाहिए? तो इसमें जो बच्चों के कपड़ों के लिए गुण होने चाहिए, हालांकि मैंने जो आपको ऑप्शन दिया इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चिकना एवं अधिक सोखने की शक्ति। ये बच्चों के लिए होना चाहिए। यहाँ पे भी चिकनापन दिया, ये मत सोचिए कि यहाँ पे हम वो आंसर टिक कर दे, चिकनापन एवं ठंडापन। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। पहले ये देख लेते हैं बच्चों के वस्त्रों में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो बच्चों के वस्त्रों में चिकना एवं अधिक सोखने की शक्ति होनी चाहिए। शिशु के वस्त्र कोमल होने चाहिए, ढीला होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए और मौसम के अनुकूल होना चाहिए। और यहाँ हम वस्त्रों का चुनाव करते समय आवश्यक कारकों को देख रहे हैं, जो कि सबके लिए बड़े लोग हैं, मतलब फैशन के कल्चर में आप देख सकते हैं कैसे। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तित्व एवं त्वचा का रंग। मान लीजिए अगर कोई काला है, बहुत काला है, और हम उसे काले कपड़े पहना देंगे तो उसमें अच्छे लगेंगे? कभी नहीं। और मान लीजिए किसी की हाइट कम है, ठीक है, और उसको हम और भी ज़्यादा लंबा कपड़ा पहना देंगे तो वो कैसा लगेगा? और मान लीजिए कि कोई बुज़ुर्ग इंसान है, और उसे हम काफ़ी चमकीला तड़क भड़क वाला कपड़ा पहना देंगे तो उसे उस पर जचेगा? कभी नहीं जचेगा। तो यही बोल रहा है, व्यक्तित्व एवं त्वचा का रंग। वस्त्रों का चुनाव करते समय आवश्यक कारकों में व्यक्तित्व एवं त्वचा का रंग आता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल्स में। वस्त्रों से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं संस्कृति का अनुमान लगाया जाता है। वस्त्रों का चुनाव करते समय आवश्यक कारकों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि व्यक्तित्व और त्वचा का रंग, जो कि ऑप्शन में दिया था। दूसरा है शारीरिक रचना, परिधान में प्रयुक्त की गई रेखाएं, एंड तीसरा है एज, एंड चौथा है व्यवसाय, एवं पांचवा है मौसम। मान लीजिए कि गर्मी के मौसम में आपको टेरिकॉट या फिर नायलॉन के कपड़े पहना दिए जाए, तो आप या फिर सिल्क के भी कपड़े पहना दिए जाए, तो क्या आपको गर्मी नहीं लगेगी? लगेगी ना। तो गर्मी के मौसम में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? कॉटन के कपड़े पहनते हैं। ठीक वही दे रहा है, शारीरिक संरचना एवं परिधान में प्रयुक्त की गई रेखाओं वाला, जो कि अभी मैंने बोला कि लंबी, अगर कोई नाटी है तो उन्हें हम नाटी लोगों को कैसे वस्त्र डिजाइन करना चाहिए, वो वाला कपड़ा पहनना चाहिए। मान लीजिए कोई नाटी लेडी है तो उन्हें कैसे वस्त्र पहनना चाहिए? तो उन्हें खड़ी रेखे वाले वस्त्र पहनना चाहिए, या हम उसे आड़ी या फिर तिरछी रेखा वाले वस्त्र नहीं दे सकते। तो वही बोल रहा है। और व्यक्तित्व रंग तो हम देख ही लिए, एज हम देख ही लिए, व्यवसाय के अनुकूल भी पहनना चाहिए, एंड मौसम के अनुकूल भी पहनना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वस्त्र में क्षैतिज या आड़ी रेखाओं का प्रयोग, अभी मैंने इसे बता दिया लेकिन फिर भी देखते हैं। वस्त्र में क्षैतिज एवं आड़ी रेखाओं का प्रयोग किया जाता है तो व्यक्ति की मोटाई अधिक दिखाती है और व्यक्ति की लंबाई कम दिखाती है। ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का, तो इसमें अक्सर हम देखते हैं ना कि जो टेलर होते हैं, टेलर वो कपड़े के नाप लेने के लिए, कपड़े को नाप इंगित करने के लिए कुछ संकेतों का प्रयोग करते हैं। तो यही वो संकेत है, जैसे कि क्षैतिज रेखाएं, आड़ी रेखाएं, लंबी रेखाएं, तिरछी रेखाएं। तो यदि व्यक्ति की मोटाई अधिक दिखती है तथा लंबाई कम दिखती है तो इसे क्षैतिज या फिर आड़ी रेखाओं का प्रयोग द्वारा इंगित या फिर प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों होगा, मोटाई अधिक दिखाने के लिए और व्यक्ति की लंबाई कम दिखाने के लिए। आते हैं हम नेक्स्ट पर। देख सकते हैं यहाँ पे कि वस्त्र की सिलाई करने हेतु दर्जी कपड़े की नाप को इंगित करने के लिए संकेतों का प्रयोग करता है। यदि व्यक्ति की मोटाई अधिक दिखती है तथा लंबाई कम दिखती है तो इसे क्षैतिज या फिर आड़ी रेखाओं के प्रयोग द्वारा इंगित या फिर प्रदर्शित किया जाता है। अच्छा, लंबे दिखने के लिए पहनना चाहिए, क्या पहनना चाहिए? लंबे दिखने के लिए क्या पहनना चाहिए? एक रंगीय मैचिंग या फिर बड़े प्रिंट के कपड़े या फिर विपरीत रंग के मैचिंग या फिर साधारण डिजाइन। पता नहीं क्यों वर्क नहीं कर रहा है। हाँ, ठीक है। लंबे दिखने के लिए क्या पहनना चाहिए? लंबे दिखने के लिए एक रंगीय या फिर बड़े प्रिंट के या फिर विपरीत रंग के या फिर साधारण डिजाइन पहनने चाहिए। तो लंबे दिखने के लिए हमें एक रंगीय पहनना चाहिए, एक रंगीय। लंबे दिखने के लिए हमें एक रंगीय कपड़े पहनने चाहिए। अच्छा, मैड्रिन, मैड्रिन क्या है? मैड्रिन, मैड्रिन क्या है? मैड्रिन क्या है? मैड्रिन किसे बोलते हैं? कॉलर को, कफ को, आस्तीन को या फिर यॉक को? तो मैड्रिन एक प्रकार का कॉलर होता है और लंबे दिखने के लिए हम एक रंगीय वस्त्र का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट है, और देख लेते हैं। नाटी, लंबी गर्दन वाली स्त्रियों के ब्लाउज का गला कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, बड़े गले होने चाहिए, चौकोर गले होने चाहिए या फिर छोटे गले होने चाहिए, एक बड़ा गला का ऑप्शन था, या फिर तिकोन गला होना चाहिए। तिकोन, तिकोन गला होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? तो अगर लंबी स्त्री है तो उसके जो ब्लाउज का गला है वो चौकोर होना चाहिए। चलिए अपने क्वेश्चन पे रिटर्न आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि जिस प्रकार कोई वस्त्र अपने आप को प्रदर्शित करता है उसे कहते हैं क्लासिक, चिक या फिर स्टाइल। तो जिस प्रकार कोई वस्त्र अपने आप को प्रदर्शित करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो अक्सर आपने सुना होगा ड्रेस कोड होता है ना कि ये यहाँ का है, वहाँ का, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे कि क्लासिकल डिज़ाइन होता है, ऑप्शन ए इसका सही होगा।
क्लासिकल डिज़ाइन ये अपने आप को प्रदर्शित करता है, इसमें कैसे वस्त्र लगते हैं सब कुछ इसके मतलब कि सेट होते हैं, और वैसे ड्रेसेस को देख के ही हम जान जाएंगे कि वो क्लासिकल डांसर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पाइपिंग को काटा जाता है कितने डिग्री एंगल पर? 72 डिग्री वेफ्ट पर, 120 डिग्री सेल्वेज पे, 45 डिग्री वार्प से, या फिर 45 डिग्री वेफ्ट से। तो पाइपिंग को काटा जाता है, यहाँ पे आंसर सही क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाइपिंग को काटा जाता है 45 डिग्री वार्प से। अब देख लेते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल्स। वैसे इसमें कुछ डिटेल्स था नहीं, पाइपिंग के काटने का पूछ रहा था एंगल, तो पाइपिंग वस्त्र निर्माण में पाइपिंग को काटने के लिए 45 डिग्री वार्प एंगल पर काटा जाता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपड़े बनाने की ड्रैपिंग विधि में वस्त्र बनाने के लिए डैश का प्रयोग करते हैं, तो केवल मानक नमूने का, और वास्तविक आकार की डमी का, जीवित व्यक्ति का, या फिर चपटे नमूने का। तो वस्त्र बनाने की ड्रैपिंग विधि में वस्त्र बनाने के लिए डैश प्रयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक आकार की डमी का प्रयोग करते हैं। ड्रैपिंग बनाने के लिए ड्रैपिंग डिज़ाइन को विकसित करने का तीसरा तरीका है, और ड्रैपिंग में कपड़े को सीधी ड्रेस फॉर्म के ऊपर ड्रैप किया जाता है। चलिए कुछ मौखिक क्वेश्चन कर लेते हैं। सिलाई के धागे का गुण होना चाहिए, तो इलास्टिसिटी होना चाहिए, हाई फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होना चाहिए, या फिर एक्सटेव। चलिए दो ही में से आप सेलेक्ट कीजिए, मौखिक में ज़्यादा ऑप्शन देने से टाइम वेस्ट होगा। तो सिलाई धागे का गुण क्या होना चाहिए? तो सिलाई धागे में गुण होना चाहिए, सिलाई धागे में गुण होना चाहिए हाई फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। तो सिलाई धागे में क्या गुण होना चाहिए? तो सिलाई के धागे का गुण हाई फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि सिलाई मशीन में बॉबिन को कौन पकड़ के रखता है? तो फिट डॉग, दाबपात, धागा लेने वाला लीवर, या फिर दोलन हुक। तो सिलाई मशीन में बॉबिन को कौन पकड़ के रखता है? तो सिलाई मशीन में बॉबिन को धागा लेने वाला लीवर पकड़ के रखता है। सिलाई मशीन में बॉबिन को धागा लेने वाला लीवर पकड़ के रखता है। और सिलाई मशीन का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, और वस्तुतः यह एक अत्यंत उपयोगी उपकरण भी होता है। जैसे कि घर में अगर कुछ छोटे मोटे चीज़ सिलाइन खुल गया या फिर सिलना होता है, तो उसे हम मार्केट में लेके नहीं जाना होता, इससे हमारे टाइम की भी बचत होती है, और पैसे की बचत जो होती है वो होती ही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि मान लीजिए शरीर का नाप लेकर विकसित किया गया पैटर्न क्या कहलाता है? ये एलटी में पूछा गया क्वेश्चन है कि शरीर में नाप लेकर विकसित किया गया पैटर्न क्या कहलाता है? ड्रैपिंग कहलाता है, ड्राफ्टिंग कहलाता है, क्या कहलाता है? ड्रैपिंग, ड्राफ्टिंग, या फिर क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन, या फिर उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो शरीर का नाप लेकर विकसित किया गया पैटर्न क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ड्राफ्टिंग। शरीर का नाप लेकर विकसित किया गया पैटर्न ड्राफ्टिंग कहलाता है।
वस्त्र की सिलाई प्रारंभ करने से पूर्व उसका खाका बना लेना ही ड्राफ्टिंग कहलाता है और यह प्रक्रिया कागज पर की जाती है। और ड्राफ्टिंग बनाने के मुख्य उपकरण हम आपको बता देते हैं, जैसे कैंची, भूरा कागज, नापने का फीता, दर्जी का मतलब चौक जिससे निशान लगाया जाता है, और रूलर पट्टी, इनकी आवश्यकताएं पड़ती हैं। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। लंबा दिखने के लिए कैसे डिजाइन का प्रयोग करना चाहिए? तो चौकोर डिजाइन के वस्त्र, जैसे अभी मैंने इससे पहले आपको पूछा था कि लंबी गर्दन वाली स्त्रियों को कैसा गला पहनना चाहिए, तो आपने बताया चौकोर पहनना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ये चौकोर वाला ऑप्शन यूं ही कट हो जाएगा। नीचे का ऑप्शन देख लेते हैं। लंबा दिखने के लिए कैसे डिजाइन के गले का प्रयोग किया जाता है? बस कैसे डिजाइन का प्रयोग किया जाता है? तो धारीदार डिजाइन, बड़े डिजाइन, बॉर्डर, चौड़े बॉर्डर वाली डिजाइन। तो लंबा दिखने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो यहाँ पे धारीदार प्रयुक्त किया जाता है, धारीदार प्रयुक्त किया जाता है, धारीदार डिजाइन वाले वस्त्र प्रयुक्त किए जाते हैं। इस परिधान में लंबे लगते हैं, इस परिधान को जो पहनते हैं वो लंबे लगते हैं। न छोटी न नाटी महिलाओं के लिए यह सर्वोत्तम उपयुक्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि एक वस्त्र का सबसे प्रबल दृश्य तत्व और दूर से दिखने वाली पहली चीज क्या होती है? ये क्वेश्चन काफी फेवरेट है, मैंने बहुत से एग्जाम में देखा है पूछा हुआ कि वस्त्र के सबसे प्रबल दृश्य तत्व दूर से दिखने वाली पहली चीज क्या होती है? तो रेखा, रंग, संरचना या फिर रूपरेखा। तो क्या होती है? तो यहाँ पे हो जाएगा रूपरेखा, रूपरेखा हो जाएगा। और रंगीन कपड़ों का अधिकतम रंग फीका करने वाली किरण कौन सी होती है? एक्स रेंज, इंफ्रारेंज रेड, अल्ट्रा वायलेट रेज या फिर लाल और दृष्टिगत प्रकाश। रंगीन कपड़ों का अधिकतम रंग फीका करने वाली किरणें कौन सी है? तो यहाँ पे हो जाएंगे रंगीन कपड़ों का रंग फीका करने वाली किरण अल्ट्रा वायलेट रेंज हो जाएंगी। अल्ट्रा अल्ट्रावायलेट रेंज हो जाएंगी। रंगीन कपड़ों का अधिकतम रंग फीका करने वाली किरणें अल्ट्रावायलेट रेंज होती हैं, जो कि कपड़ों का रंग फीका कर देती हैं और हमें कपड़े को हल्की धूप या फिर छांव में ही सुखाना चाहिए। और नेक्स्ट क्या देखते हैं? अच्छा, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए, ये तो मैंने पहले ही पूछ रखा है। हाँ, स्केल, जिसे समेटिक स्केल भी कहते हैं। तो कौन सा स्केल है जिसे समेटिक स्केल भी कहते हैं? स्टैम्प स्केल, बलपूर्ण स्केल या फिर लिकट स्केल या फिर अपेक्षाकृत स्केल। तो कौन सा स्केल होगा जिसे हम समेटिक स्केल भी कहते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा समेटिक स्केल हम किसे कहते हैं? वो हम कहते हैं लिकट स्केल को। लिकट स्केल को हम समेटिक स्केल भी कहते हैं। और लंबे तंतु को क्या कहते हैं? ये तो सबको पता होगा, ये मैं मुंह से भी बता दूंगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा। लंबे तंतु को क्या कहते हैं? तो फिलामेंट। छोटे तंतु को क्या कहते हैं? तो स्टेपल। रेशम कैसा तंतु है? तो एक स्टेपल फाइबर है। लीलन कैसा तंतु है? तो वो एक रेशम कैसा तंतु है? तो एक फिलामेंट फाइबर है। और लीलन कैसा तंतु है? तो वो एक स्टेपल फाइबर है। लीलन जबकि वनस्पति जगत का सबसे लंबा रेशा है, लेकिन फिर भी वो फिलामेंट में नहीं मापा जाता है। और रेशम को हमेशा फिलामेंट में मापा जाता है, चाहे कता रेशम हो या फिर प्यूपा के स्टेज में प्राप्त उच्च श्रेणी का रेशम हो। और नेक्स्ट है कि वह फैशन जो आपातकाल के लिए वह फैशन जो अल्पकाल के लिए रहता है उसे क्या कहते हैं? ये भी आप सबको पता होगा। सिलोट, फैड या फिर स्टाइल क्या कहते हैं? तो अल्पकाल के लिए जो रहता है उसे स्टाइल कहा जाता है। अल्पकाल के लिए जो रहता है उसे स्टाइल कहा जाता है, स्टाइल कहा जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे।
अच्छा, ड्रेसिंग के प्रकार हैं। ड्रेसिंग के कौन कौन से प्रकार हैं? सूखी पट्टी, न चिपकने वाली पट्टी, चिपकने वाली पट्टी, या फिर ए और बी दोनों? ए और बी में है कि सूखी पट्टी और न चिपकने वाली पट्टी, सी में है चिपकने वाली पट्टी सिर्फ, और डी में है कि ए और बी दोनों। तो क्या होगा? तो इसका हो जाएगा सूखी पट्टी और न चिपकने वाली पट्टी। सूखी पट्टी, सूखी पट्टी और न चिपकने वाली पट्टी, ड्रेसिंग के ये प्रकार हैं। सूखी पट्टी और न चिपकने वाली पट्टी, ये ड्रेसिंग के प्रकार हैं। जिस रंग को कश्मीरी में जर्द कहते हैं उसका मतलब क्या होता है? जिस रंग को कश्मीर में जर्द कहते हैं उसका मतलब क्या होता है? पीला होता है, हरा होता है, नीला होता है, या फिर काला होता है? क्या होता है? तो जिस रंग को कश्मीर में जर्द कहते हैं उसका मतलब येलो कलर हो जाएगा, मतलब कि पीला। अच्छा, पीला ही सिर्फ बोलते हैं या फिर और? तो जिस रंग को कश्मीर में जर्द कहते हैं उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है पीला, पीला कलर, या फिर नीला को। और नीला को हम तिजोरी के नाम से भी जानते हैं। नीला कलर को, नीला को हम तिजोरी के भी नाम से जानते हैं। और कश्मीर में जिसे जर्द कहा जाता है उसे हम नीला, पीला और काला कहते हैं। नीला को तिजोरी के नाम से जानते हैं, और जो काला है, काला को मुस्की, मुस्की के नाम से जानते हैं। काले रंग को मुश्किल के नाम से जानते हैं। काले रंग को मुश्किल के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान से फिर देख लेते हैं। कश्मीर में जिसे हम जर्द कहते हैं उसको हम पीला, नीला और काला कहते हैं। नीला को हम तिजोरी के नाम से जानते हैं और काला को हम मुश्किल के नाम से जानते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, चलिए, फैशन चक्र दिखता है। सभी बड़े जल्दी से बोलेंगे घंटी के आकार का दिखता है या फिर यू आकार के दिखता है। अब यहाँ पे ऑप्शन में ये दे रखा है कि घंटी के आकार के वक्र में, यू आकार के वक्र में, वी आकार के वक्र में, या फिर गोलाकार वक्र में। यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे दिया, आप किसे सेलेक्ट करेंगे? तो फैशन चक्र दिखता है, कैसा दिखता है? तो वो घंटी के आकार का दिखता है, घंटी के आकार का दिखता है। फैशन चक्र घंटी आकार के वक्र जैसा दिखता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, कॉलर और कफ की सिलाई में किस प्रकार की सिलाई की जाती है? किस प्रकार की सिलाई का इस्तेमाल किया जाता है जो कि दिखाई नहीं देता है? तो तिरछी हेमिंग, सीधी और तिरछी हेमिंग, या फिर सीधी हेमिंग, या फिर स्लिप स्टिच, या फिर ब्लैंकेट स्टिच। क्या हो जाएगा? कॉलर और कफ की सिलाई में किस प्रकार की सिलाई का इस्तेमाल करना चाहिए? तिरछी हेमिंग का या फिर सीधी हेमिंग का? स्लिप स्टिच का या फिर ब्लैंकेट स्टिच का? तो कॉलर और कफ में, कॉलर और कफ में तिरछी हेमिंग का, कॉलर और कफ में तिरछी हेमिंग का इस्तेमाल किया जाता है। कॉलर या कफ में तिरछी हेमिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि जिसके इस्तेमाल से वो दिखाई नहीं पड़ता है। चलिए और देख लेते हैं। एक मोटी महिला के कपड़े होने चाहिए तो बड़े प्रिंट और गोलाकार डिजाइन, इससे तो वो और मोटी दिखेगी। बड़ी पट्टी और बड़े चेक, छोटे प्रिंट और अनुप्रस्थ लाइनें, क्षैतिज एवं टूटी लाइनें। तो यहाँ पर हो जाएगा, एक मोटी महिला के कपड़े के होने चाहिए तो वो हो जाएंगे छोटे प्रिंट एवं अनुप्रस्थ लाइन वाले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको ये मौखिक अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से मैं कुछ मौखिक भी लाऊंगी। ज़्यादातर क्वेश्चन टाइप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ऐसे मौखिक कर लेंगे तो और इजी रहेगा। और खासकर जब हम लाइव आएंगे तो मौखिक करेंगे तो और अच्छा रहेगा। अच्छा चलिए, नवमेशी उद्यमी शुरुआती दौर में, नवमेशी उद्यमी शुरुआती दौर में विशेष चुनौती का सामना करते हैं। तो किस प्रकार की चुनौती का सामना करते हैं? विकास पूंजी जुटाने में, संरचनात्मक जुटाने में,
संरचनात्मक पूंजी जुटाने में, मानव पूंजी जुटाने में या फिर प्रारंभिक पूंजी जुटाने में। तो नवमेशी जो कि नए उद्यमी होते हैं वो शुरुआती दौर में विशेष चुनौती का सामना करते हैं। किस प्रकार का? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वो प्रारंभिक पूंजी जुटाने की चुनौती का सामना करते हैं। जो नवमेशी होते हैं, जो नए उद्यमी होते हैं, वो प्रारंभिक पूंजी जुटाने में चुनौती का सामना करते हैं। आप कोई भी काम स्टार्ट करो, जैसे मान लो मैंने ही आप सबको पढ़ाना स्टार्ट किया, तो पहले मेरे पास एक भी नहीं थे स्टूडेंट, आज आप लोग 550 हो। तो जो मैंने स्टार्टअप में आप सबको जुटाने में जो मैंने मेहनत की, वो क्या आगे मुझे करनी पड़ेगी? आगे मेरे उससे कम मेहनत में आप सब खुद आएंगे पढ़ने के लिए, अगर आप सबको पढ़ाई अच्छी लगी तो नए नए में सबको दिक्कत होती है। जब आप पहली बार, आई थिंक आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो पहली बार टीजीटी के एग्ज़ाम दिएंगे और उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया होगा, लेकिन जब वो नेक्स्ट टाइम में पढ़ने की तैयारी करेंगे तो उन्हें बहुत से ऐसे क्वेश्चन लग रहे हैं, बहुत से ऐसे टॉपिक लग रहे हैं कि वो पहले से जानते हैं और अच्छे से जानते हैं, उन्हें पढ़ने में उतनी दिक्कत नहीं आती होगी। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा सादा वयन कपड़ा नहीं है? अच्छा, सादा कपड़ा इनमें से कौन सा नहीं है? परकेल, कैलिको, ड्रिल प्रवेधन या फिर छिट? तो यहाँ पे हो जाएगा ड्रिल प्रवेधन। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। चूषण विधि द्वारा किस प्रकार के वस्त्रों को धुलाई की जाती है? तो हल्के वस्त्रों की, भारी वस्त्रों की, रेशमी वस्त्रों की या फिर ऊनी वस्त्रों की? तो चूषण विधि द्वारा किस प्रकार के वस्त्रों का धुलाई करना चाहिए? तो चूषण विधि द्वारा भारी वस्त्रों की धुलाई किया जाता है। भारी वस्त्रों का धुलाई किया जाता है, जैसे कि कंबल हुआ, दरी हुआ, सूट हुआ आदि। इन सबको हाथ से मलना कठिन होता है और धोने में सरलता होती है चूषण विधि द्वारा। अच्छा, कपड़ा धोने की मशीन से सूती कपड़ा कितने तापमान पर होना चाहिए? जो हम कपड़े धोने की मशीन में जब सूती कपड़े को डालते हैं तो उसका टेम्परेचर कितना सेट करना चाहिए? 160 डिग्री, 190 डिग्री, 200 डिग्री या फिर 150 डिग्री? तो जब हम सूती कपड़ा किसी मशीन में डालते हैं धोने के लिए, तो उस पे हमें 160 डिग्री तापक्रम यूज़ करना चाहिए सूती कपड़े को धोने के लिए। और ये टीजीटी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। कालीन की सफाई कैसे की जाती है? कड़े ब्रश से, मोटे ब्रश से, नर्म ब्रश से या फिर फूल झाड़ू से? फूल झाड़ू से। कालीन की सफाई कैसे की जाती है? यहाँ पे 3 बार ब्रश दे दिया है, तो आप ऑलरेडी समझ गए होंगे कि ब्रश ही में से ही कोई होगा, झाड़ू नहीं होगा। ये भी टीजीटी 2006 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो कालीन है इसकी सफाई नर्म ब्रश से की जाती है, वरना कालीन खराब हो जाएगी। नर्म ब्रश से करते हैं। कालीन अथवा दरी गृह सज्जा के महत्वपूर्ण साधन के विभिन्न दृष्टिकोणों में से उपयोगी है। कालीन फर्श की सज्जा में वृद्धि तथा फर्श पर बिछाए जाते हैं जिससे कि वे गंदे हो जाते हैं। कालीन की सफाई नर्म ब्रश से करनी चाहिए। उच्च कोटि के कालीन को बिछाया जाना परिवार के रहन सहन के स्तर को दर्शाता है। जब हम कपड़े को धोने हेतु जल में डिटर्जेंट डालते हैं तब क्या होता है? सतह का तनाव घट जाता है और सतह का तनाव बढ़ जाता है, या फिर सतह का तनाव वैसा ही रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है जब हम कपड़े को धोने हेतु पानी में डिटर्जेंट को डालते हैं तो क्या होता है? तब सतह का तनाव घट जाता है। सतह का तनाव घट जाता है। अच्छा, तनाव घटता है तो क्षेत्रफल भी घट जाता होगा।
अगर आप सब लाइव होते तो ये सारे क्वेश्चन पूछने में और मुझे मज़े आते। तो जब भी हम कपड़े धोने के लिए पानी में डिटर्जेंट को डालते हैं तो सतह का तनाव तो घटता ही है, लेकिन जो उसका क्षेत्रफल होता है ना वो नहीं घटता है, वो बढ़ जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम डिटर्जेंट को पानी में डालेंगे तो उसका तनाव तो घटेगा, लेकिन उसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है। चलिए, सफ़ेद सूती वस्त्र से ताजे खून के धब्बे को हटाया जाता है, तो कैसे हटाया जाता है? सफ़ेद सूती वस्त्र से तो तनु अमोनिया के घोल से, तनु बोरेक्स विलयन के द्वारा, पोटेशियम परमैंगनेट के घोल के द्वारा, या फिर तनु आयोडीन विलयन के द्वारा। तो सफ़ेद सूती वस्त्र से ताजे खून के धब्बे को कैसे हटाएंगे? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए, तनु अमोनिया के घोल से। तनु अमोनिया के घोल से, तनु अमोनिया के घोल से हम सफ़ेद सूती वस्त्र पे ताजे खून के धब्बे को हटाने में उपयोग लेते हैं। वस्त्र पर लगे दाग धब्बों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी छुड़ा लेना चाहिए ताकि वो इजीली छूट जाए। नेक्स्ट देख लेते हैं। गंदे कपड़े पे साबुन की टिकिया के स्थान पर साबुन का चूर्ण या विरंजक का प्रयोग कैसा रहता है? अच्छा होता है, श्रेष्ठकर होता है, खराब होता है, या फिर कोई नहीं होता है? ये भी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो गंदे कपड़े पे साबुन की टिकिया के स्थान पर साबुन के चूर्ण मतलब कि विरंजक का प्रयोग करना श्रेष्ठकर होता है, मतलब कि उत्तम होता है, मतलब कि अच्छा होता है। ये तो हमने देख लिया था। अच्छा, चाय के धब्बे किस वर्ग में आते हैं? वानस्पतिक धब्बे, प्राणिज धब्बे, वसायुक्त धब्बे, या फिर खनिज युक्त धब्बे? तो जो चाय के धब्बे होते हैं ये वानस्पतिक धब्बे के अंतर्गत आते हैं। चाय के धब्बे वानस्पतिक धब्बे के अंतर्गत आते हैं। धब्बे वानस्पतिक धब्बे के अंतर्गत चाय, कोको, कॉफ़ी आदि ये सारे ही आते हैं। धब्बे 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि वानस्पतिक धब्बे, प्राणिज धब्बे, वसायुक्त धब्बे एवं खनिज युक्त धब्बे। तो जो चाय के धब्बे होते हैं, जैसे यहाँ पे चारों दिया गया है, तो वानस्पतिक धब्बे के अंतर्गत आ जाते हैं चाय, कॉफ़ी, फल, जितने भी वनस्पति जो हमें पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं उनके धब्बे। और प्राणिज घास नहीं आता है। और प्राणिज धब्बे के अंतर्गत आ जाते हैं अंडा, दूध, मांस तथा रक्त आदि, ये सारे ही आ जाएंगे प्राणिज के। और वसायुक्त धब्बे के अंतर्गत आ जाएंगे मक्खन, घी, तेल, पेंट, वर्निश, ये सारे वसायुक्त धब्बे के अंतर्गत आ जाएंगे। एवं खनिज युक्त धब्बे के अंतर्गत आएगा जंग, स्याही, दवा, ये सारे आ जाएंगे खनिज युक्त। चलिए, साबुन की अपेक्षा संश्लेषित अपमार्जक सफाई के लिए अच्छे हैं क्योंकि यह कठोर जल में अवक्षेपित नहीं होते, गर्म जल में अच्छी सफाई करते हैं, मृदु जल की आवश्यकता होती है एवं ठंडे जल की अच्छी सफाई करते हैं। ये 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो साबुन की अपेक्षा संश्लेषित अपमार्जक सफाई के लिए अच्छे हैं क्योंकि ये कठोर जल में अवक्षेपित नहीं होते, क्योंकि ये कठोर जल में अवक्षेपित नहीं होते। क्योंकि ये कठोर जल में अवक्षेपित नहीं होते हैं। कठोर जल में यह कठिनाई और बढ़ जाती है, जबकि अपमार्जक कठोर जल में अवक्षेपित नहीं होता है और थोड़े परिश्रम से ही कपड़ों की धुलाई भली भांति कर देता है। ज़ेवेल वाटर है। ज़ेवेल वाटर क्या है? ब्लीचिंग अभिकर्ता, नील अभिकर्ता, स्टार्च या फिर परिसज्जा। ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ज़ेवेल वाटर है। ज़ेवेल वाटर क्या है? तो ज़ेवेल वाटर ब्लीचिंग अभिकर्ता है,
जेवेल वाटर ब्लीचिंग अभिकर्ता है। जेवेल वाटर एक ब्लीचिंग अभिकर्ता है जब वस्त्रों को ऊन के प्राकृतिक मटमैले रंग तथा बुनाई के समय दाग धब्बे और अशुद्धियों से मुक्त करके उन पर सफ़ेदी लाई जाती है। ये एक तरह का ब्लीचिंग अभिकर्ता होता है। अच्छा, खून के धब्बे किस प्रकार दूर किए जाते हैं? गर्म पानी व साबुन से, बोरिक अम्ल और गर्म पानी से, ठंडा पानी और नमक व साबुन से, या फिर साबुन एवं सूर्य के प्रकाश से। तो जो खून के धब्बे होते हैं कैसे किससे छुड़ाए जाते हैं? तो खून के धब्बे ये प्रोटीन धब्बे के अंतर्गत आते हैं। खून में प्रोटीन होता है, अगर हम इसे गर्म पानी से धोएंगे तो ये जम जाएगा। जैसे कि अंडा में क्या होता है? प्रोटीन होता है। जब हम उसे बॉयल करते हैं तो वो जमता है ना, तो प्रोटीन हमेशा ताप में जाके जम जाता है। इसलिए हमें खून के धब्बे को गर्म पानी से कभी नहीं छुड़ाना चाहिए। इसे हमें ठंडा पानी, साबुन और नमक के प्रयोग से छुड़ाना चाहिए। साबुन और नमक के प्रयोग से खून के धब्बे को कभी भी गर्म पानी हम इस पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अच्छा, प्रबंधन विज्ञान और कला दोनों है। सहमत है या नहीं सहमत है? प्रबंधन विज्ञान एवं कला दोनों है, सही है या नहीं? तो प्रबंधन विज्ञान और कला दोनों है, इस बात पे हम सहमत है क्योंकि ये सही है। न्यूमैन एवं समर के अनुसार प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्रियाओं की श्रृंखलाएं हैं जो उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अग्रसर होती हैं। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि इनकी क्रियाएं सिद्धांत के रूप में व्यक्तियों के मध्य संबंधों से संबंधित होती है। ये न्यूमैन एवं समर के अनुसार कथन था। तो आज के सेशन में रहने देते हैं इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगर आपको मौखिक अच्छा लगे तो मैं ऐसे ट्राई करूँगी कि मौखिक एक अलग से वीडियो ला दूँ और जो भी क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में उस पर अलग से वीडियो ला दूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।